नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके पॉलिटी के लिए, आपके पेपर के लिए। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। संविधान में 3 से 4 टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मूल अधिकार, दूसरा नीति निर्देशक सिद्धांत, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा संसद। तो इन टॉपिक से हर पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ये आपकी मुख्य सेविका परीक्षा, लेखपाल परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी पीटी, वीडियो की परीक्षा, यूपी पुलिस की परीक्षा तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप काफ़ी ध्यान से इसे पढ़िएगा। ठीक है, काफ़ी ध्यान से इस पर फोकस बनाकर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कोशिश करिए कि वीडियो को देखते समय एक कॉपी और पेन लेकर बैठें और बताई हुई बातों को नोट कर लें। इससे आपका फोकस पढ़ाई पर रहेगा और चीज़ें आपको याद रहेंगी। मैं 10 से 12 मिनट में ये पूरा टॉपिक ख़त्म कर दूंगा, लेकिन आपको फोकस्ड होकर ये वीडियो पूरा देखना होगा। आपको अभी इसी वीडियो में ही आज नीति निर्देशक सिद्धांत याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इन्हें तत्व भी कहें या सिद्धांत भी कहें, दोनों की बात एक ही है। तो पहला पॉइंट क्या है इनसे रिलेटेड कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 का हिस्सा हैं। ठीक है, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं और ये संविधान के अनुच्छेद 36 से 31 तक दिए गए हैं। ठीक है, संविधान के 36 से 31 तक लोक कल्याणकारी राज्य आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और भाग 4 में है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अब आते हैं हम अनुच्छेद 36 पर। अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया है, देखिए जो ऑरेंज कलर में लिखा है, जो भगवा रंग में लिखा है, उसे आप फोकस्ड होके नोट करेंगे और समझेंगे। ये बात जरूर आपको याद रखनी है। तो अनुच्छेद 36 के तहत राज्य की परिभाषा तय की गई है, जिसमें राज्य का अर्थ है कानून बनाने वाली कार्यपालिका यानी संसद, विधानसभा, स्थानीय स्तर पर शासन करने वाली ग्राम पंचायत। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 36 में, लेकिन एक जगह और राज्य की परिभाषा दी गई है, वो अनुच्छेद 12 में। जो मैंने कल आपको मूल अधिकार पढ़ाए थे, उसी वीडियो में अनुच्छेद 12 है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 37 में क्या है कि यह न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है। इन्हें आप चाहें तो कोर्ट में घसीट नहीं सकते सरकार को कि यह सरकार ये नीति निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं कर रही है, लेकिन ये तत्व देश के प्रशासन का मूलभूत हिस्सा है। इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि वह इन्हें लागू करे। ऐसा संविधान में लिखा है, लेकिन राज्य अपनी सुविधा अनुसार लागू करेगा, अपनी बजट के अनुसार लागू करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 38 में क्या है, लोक कल्याण की वृद्धि। ठीक है, तो इसके तहत प्रावधान किया गया है कि लोक कल्याण की वृद्धि के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो आप प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा 3 के प्रकार के न्याय होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इन तीनों प्रकार के न्यायों को कहाँ कहाँ उल्लेख है संविधान में, एक प्रस्तावना में है और दूसरा 38 में है। ठीक, अनुच्छेद 38 में। तो ये भी आपको याद रखना है। ये अनुच्छेद 39 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर पे पूछा गया है। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है तथा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता भी इसी में है, अनुच्छेद 39A में। ठीक है, तो ये कई बार पेपर में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 39 है, आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अनुच्छेद 39B, सार्वजनिक पैसों का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार होना चाहिए ताकि सार्वजनिक क्षेत्र पूरा हो सके। ठीक है, अनुच्छेद 39C, ये 39 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। धन का समान वितरण होना चाहिए। जैसे आपका वो होता है, किसान सम्मान निधि बढ़ती है, सबको बराबर बट रही है। सरकार पात्र डिसाइड कर सकती है, लेकिन ये नहीं डिसाइड कर सकती है कि इसको 4000 मिलेंगे, इसको 5000 मिलेंगे, इसको 6000 मिलेंगे। नहीं, सरकार एक वर्ग डिसाइड करेगी, उसकी पात्रता डिसाइड करेगी, फिर जो बांटेगी एक समान तरीके से बांटेगी, अनुच्छेद 39C के तहत। अब अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन।
ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण आपको यह ध्यान रखना होगा कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन नहीं किया जाता। तो 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 41 है, ये प्रावधान किया गया है कि कुछ परिस्थितियों में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सभी नागरिकों को होगा। ठीक, काम पाने का अधिकार सभी नागरिकों को होगा, शिक्षा पाने का अधिकार सभी नागरिकों का होगा, लोक सहायता पाने का अधिकार सभी नागरिकों को होगा। जैसे ये आपका मनरेगा आया, किस अनुच्छेद के तहत आया? ये अनुच्छेद 41 के तहत आया। आपको काम पाने का अधिकार दिया। शिक्षा पाने का अधिकार किन किन अनुच्छेद के तहत दिया गया? अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 21A मूल अधिकार में। ठीक है, और लोक सहायता मतलब आपको एम्बुलेंस चाहिए, फोन करिए तो निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा किस अनुच्छेद के तहत शुरू की गई? अनुच्छेद 41। डायल 100 अब डायल 112 हो गया है यूपी में, तो ये किसके अनुच्छेद के तहत शुरू करी गई है? अनुच्छेद 41। आप फोन करते हैं तुरंत आपके पास सहायता पहुंच जाती है, आपको कोई फीस देनी पड़ती? नहीं देनी पड़ती है। तो अनुच्छेद 41 के तहत है ये। इसी अनुच्छेद के तहत सरकार गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न पेंशन योजना तथा अन्य योजनाएं शुरू करती है। ठीक है, तो पेंशन योजनाएं जितनी है सब अनुच्छेद 41 के तहत शुरू की जाती हैं। अब अनुच्छेद 42 में क्या लिखा है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाना चाहिए। अगर कहीं आप कंपनी में नौकरी करने जा रहे हैं तो वहाँ पर काम जो है वो न्याय संगत होना चाहिए। ये नहीं एक आदमी से 24 घंटा काम कराए पड़े हैं, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर आपको एक निश्चित आवर में ही काम किया जा सकता है, कराया जा सकता है। ठीक है, और मानवोचित दशाएं होनी चाहिए कि ये नहीं बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, आग के बीच में आपको काम करना है, नहीं, मानव के अनुकूल दशाएं होना चाहिए। और प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाना चाहिए। अगर कोई महिला, गर्भवती महिला वहाँ पर कार्य कर रही है तो उसकी सहायता के लिए वहाँ पर उपलब्धता होनी चाहिए सहायता की। ठीक है, तो अनुच्छेद 42 में क्या है? न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कहाँ पे होना चाहिए? जहाँ पर काम हो रहा है। अनुच्छेद 43 के तहत मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकार क्या करेगी? मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगी। इसीलिए सरकार खादी ग्राम उद्योग को इतना प्रोत्साहन देती है। ठीक है, अनुच्छेद 43A में क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी तय की जानी चाहिए। अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी तय की जानी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद ही कभी पूछा गया हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये अनुच्छेद 44 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू की जानी चाहिए। हालांकि आपको याद रखना है कि अभी भारत में समान नागरिक संहिता नहीं है, सिर्फ गोवा ऐसा राज्य है जहां पर ये लागू है। तो आपको क्या लगता है, भारत में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अनुच्छेद 44 क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 बहुत बार पूछा गया है, बहुत से पेपरों में पूछा गया है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 40 ये आपको रट डालने हैं, आपको नहीं भूलने हैं। और अभी 2 अनुच्छेद और मैं बताऊंगा आपको वो भी याद रखने हैं। अनुच्छेद 45 में क्या है? बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 21A में मूल अधिकार में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है, और अनुच्छेद 45 में भी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है। ठीक है, अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के और अन्य वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिव्यक्ति की जानी चाहिए। तो इसके तहत सरकार क्या करती है? SC ST के लिए हॉस्टल बनाती है स्पेशल, उनके लिए कोचिंग चलवाती है स्पेशल। ठीक है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है उनकी शिक्षा के लिए। तो अनुच्छेद 47 के तहत ये निर्देश दिया जाता है कि पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का कर्तव्य राज्य का होगा। अनुच्छेद 47 के तहत आपको अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलता है, आपका मुफ्त टीकाकरण होता है, आपको मुफ्त पोषण मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसके तहत आती हैं? अनुच्छेद 47 के तहत आती हैं। अनुच्छेद 48 ये आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि इसके तहत प्रावधान कृषि और पशुपालन का
संगठन का संरक्षण करेगी सरकार, ठीक है। कृषि और पशुपालन का बढ़ावा देगी और उसका संरक्षण करेगी। इसमें थोड़ा लाइन गलत लिख गई, किस अनुच्छेद में किए गए, यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। कृषि और पशुपालन का संरक्षण करेगी सरकार, उसको बढ़ावा देगी। ये अनुच्छेद 48 में दिया गया है। अनुच्छेद 48A में क्या दिया गया है, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य और वन्य जीवों की रक्षा करना 48A में दिया गया है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 49 के तहत देश के महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना सभी का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। ये सरकार का कर्तव्य है, यहाँ पर सभी का नहीं आएगा, ये नीति निर्देशक तो है, वो कर्तव्य वाला बात उसमें जाएगी जब आप मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मूल वो आप नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी होगी कि जैसे लाल किला हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों की सरकार रक्षा करे, उनका संरक्षण करे। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग कार्य करेंगी, ठीक है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है, ये भी कई बार पूछा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 51 में क्या है, यह प्रावधान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार कार्य करेगी। पड़ोसी देशों से, विदेशी देशों से संबंध अच्छे रहें, शांति बनी रहे, इसके लिए सरकार कार्य करेगी। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 51 कहता है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होंगी, ठीक है। 48A में क्या है, वनों का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 44 में क्या है, अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 39A में क्या है, समान वेतन और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा, ठीक है। तो ये आपको याद हो गए होंगे। अब देख लेते हैं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है कि क्या मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं। तो मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार का वर्णन भारत के संविधान के भाग 3 में है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है या लागू नहीं होते हैं तो हम इसके लिए न्यायपालिका में जा सकते हैं। और न्यायपालिका में जाने के लिए हम कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हैं, जिसे संवैधानिक उपचार कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीति निर्देशक तत्व को लागू करवाने के लिए हम न्यायालय की शरण नहीं जा सकते। सरकार की इच्छा होगी तो सरकार देगी, सरकार की इच्छा नहीं होगी तो नहीं देगी। सरकार अपनी बजट और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत क्या कहते हैं, सहायता प्राप्त करेगी, प्रदान करेगी। तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने से बचाना, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है कि एक समाज लोक कल्याणकारी हो, सरकार लोक कल्याणकारी बने, सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। यह नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है, इसलिए मौलिक अधिकार सरकार के लिए नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व में सरकार के अधिकार बढ़ते हैं। जब अपनी इच्छा होगी तब देंगे, तो ये सरकार के लिए पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को जन्म के साथ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व सरकार के लागू के करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो मुझे लगता है आपको नीति निर्देशक सिद्धांत पूरी तरीके से याद हो गए होंगे। तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। ये मुझे दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी क्योंकि पहली वाली वीडियो में आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई थी। मैं पसीने में दोबारा नहाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट कर ज़रूर बताइए और ज़रूर पूरे अच्छे से पढ़िए। मैं सारे क्लासें आपको पढ़ाऊँगा, डेली एक क्लास आएगी संविधान की। तो ये मुख्य सेविका परीक्षा, लेखपाल परीक्षा और आपकी UPSSC PT और वीडियो 2018 की परीक्षा के लिए ये सारी क्लासें महत्वपूर्ण हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दें, संविधान से तो प्रश्न आते ही हैं। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपका जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।